औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि नबी वसल्लम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम आपकी फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की किताब के अंदर आपके राइटिंग के जो पोर्शंस हैं उनको जो है थोड़ा सा डील करेंगे। और इस सिलसिले में जो हमारा पहला लेसन है उसमें इन्होंने बात की है कि ऐसे राइटिंग कैसे की जाती है। और ऐसे राइटिंग के हवाले से ऑफ कोर्स बहुत सारी यूजफुल चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। और जहाँ तक ऐसे राइटिंग की अहमियत का सवाल है तो कंटेंट राइटिंग या अच्छा लिखने की सलाहियत जो है अगर आजकल के दौर में आपके पास नहीं है तो आप कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हायर लेवल पर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी से जो है अपनी राइटिंग स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू करें। और उस हवाले से कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये हैं कि आपको बहुत अच्छा ग्रामर का इस्तेमाल आना चाहिए, यानी कि ग्रामर की अपनी अंडरस्टैंडिंग को जो है आप ज़रा बेहतर बनाइए। और उसके अलावा जो है आपकी जो नॉलेज है सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की और पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में तब्दील किया जाता है और कैसे कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंसेस में तब्दील किया जाता है। और उसके अलावा जो है आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए बार बार शॉर्ट या लॉन्ग पैराग्राफ्स लिखने की किसी भी स्पेसिफिक आइडिया पर। और उसके हवाले से कि भी उसमें टॉपिक सेंटेंस आपने क्या रखना है और कौन कौन सी आपने सपोर्टिंग डिटेल्स देनी है अपने टॉपिक सेंटेंस को प्रूव करने के लिए या अपने दलाइल में वजन पैदा करने के लिए। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस बाय द वे स्टूडेंट्स, कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही ज्यादा आप इन स्किल्स को सीखेंगे। देखेंगे यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो हमारी राइटिंग स्किल्स होती है ऐसे राइटिंग के हवाले से उसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 1 तो इंट्रोडक्शन आपके टॉपिक के हवाले से। नंबर 2 मेन बॉडी, जिसमें आप मजीद अपने टॉपिक को और ज्यादा जो है डिटेल के साथ बयान करते हैं, उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर आप जो है बातचीत करते हैं। और उसके बाद जो है कंक्लूजन हो गया। कंक्लूजन में आप यकीनन समराइज करते हैं या जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी आपका यानी कि मेन नुक्ता नजर है उसको आप कंक्लूजन में बयान करते हैं। तो जितना ज्यादा आपके पास फैक्ट्स होंगे, जितने ज्यादा आपके पास एविडेंसेस होंगे, जितना ज्यादा आपके पास जो है स्ट्रॉन्ग आइडियाज होंगे, उतना ही ज्यादा आपका ऐसे पढ़ने वाले को मजा देगा। महज लफ्फाजी, महज जो है बड़े बड़े लफ्जों का इस्तेमाल जो है उससे ऐसे जो है वो पढ़ने वाले को इंप्रेस नहीं करता है, बल्कि लोग जो है बहुत जल्द बोर हो जाते हैं। तो अगर आप CSS लेवल पर लिख रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आप लिख रहे हैं या किसी भी लेवल पर अगर आप लिख रहे हैं तो आपका ऐसे जो है वो एक अदब का मुरक्का होना चाहिए, यानी कि पढ़ने वाले को आपका ऐसे जब वो पढ़े तो उसे मजा आए कि यार चाहे मैं इसके आइडिया से मुत्तफिक हूं या नहीं हूं, लेकिन इसका अंदाजे बयान ऐसा है और ये अपनी बात को इतने जबरदस्त तरीके से सामने रख रहा है कि वाकई मुझे मजा आ रहा है पढ़ने में। तो प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो इस हवाले से जैसा कि इंट्रोडक्शन में यहाँ पर उन्होंने बताया कि अभी आपने अपने ऐसे को डिफाइन करना है, किन किन सिचुएशंस में कौन कौन से सिनेरियो में आपका वो टॉपिक जो है वो आता है सामने। और उसके अलावा जो है आपका सेंट्रल आर्गुमेंट क्या है, उस हवाले से भी आप जो है अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। और जनरली आपने अपने टॉपिक के हवाले से बात करनी है इंट्रोडक्शन के अंदर, और मुख्तसर लेकिन जामे और साफ सुथरे तरीके से आपने बात करनी है। मेन बॉडी के अंदर जो है आपने कुछ मजीद पैराग्राफ्स लिखने हैं। और फर्स्ट ईयर लेवल पर जो है वो यहाँ पर आपको आइडिया दे रहे हैं कि आप यहाँ पर अगर 3 पैराग्राफ्स ही लिख लेते हैं मेन बॉडी के अंदर जो कि आपके टॉपिक के मुख्तलिफ पहलुओं को डिस्कस करते हैं तो दैट इज सफिशिएंट इनफ। और पैराग्राफ के अंदर भी उन्होंने वही बात की कि आपके एक पैराग्राफ के अंदर एक टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए और उस टॉपिक सेंटेंस के हवाले से जो भी आर्गुमेंट आपने उस टॉपिक सेंटेंस के अंदर रखा है, जो भी मेन नुक्ता नजर आपने उस टॉपिक सेंटेंस के अंदर पेश किया है, आपने उसके हवाले से एविडेंसेस देने हैं, उसको एक्सप्लेन करना है, सपोर्टिंग डिटेल्स उसके हवाले से आपने देनी है। और उसके बाद आपने कंक्लूडिंग सेंटेंसेस भी अगर आप चाहते हैं तो उस हवाले से दीजिए, ठीक है। तो मेन बॉडी के अंदर जो है 2-3 पैराग्राफ जो हैं इस तरीके से आपने कंपोज करने हैं। ये लॉन्ग भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास कितने आइडियाज हैं या आपके टॉपिक की वुसअत कितनी है, ठीक है। और कंक्लूजन के अंदर जो है आपने जितने भी आइडियाज हैं उनको आपने दोबारा से जो है वो बयान करना है, समरी बयान करनी है मेन पॉइंट्स की, और फाइनल आइडिया जो आपने बयान करना है कि जनाब मेरी इस सारी बहस से जो है कौन सी अहम बात सामने आती है और कौन सी अहम बात को समझना चाहिए। तो इस तरीके से जो है ये आपके जो 3 अहम पार्ट्स होते हैं ऐसे राइटिंग के। और इस हवाले से जो है एक टेक्निक तो ये है कि आप जैसे ही आपका टॉपिक आए तो इन तीनों जो है पहलुओं के हवाले से जो है आप आउटलाइन लिखना शुरू कर दें।
کہ मैंने इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखना है, मेन बॉडी के अंदर जो है मैंने अपनी बात को साबित करने के लिए क्या क्या लिखना है, मेरे पास कौन कौन से आइडियाज़ हैं, और उसके अलावा जो है कंक्लूजन में मैंने क्या लिखना है। तो एक आउटलाइन जब आप लिख लेंगे, उसको जॉट डाउन करेंगे छोटे छोटे आइडियाज़ में, छोटे छोटे यानी कि सेंटेंसेस के अंदर, और उसके बाद जब आप उनको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कलम रुकेगा ही नहीं। आपके पास इतने आइडियाज़ होंगे कि आप यू विल फाइंड इट रियली डिफिकल्ट आई मीन सम अप योर आइडियाज़। लिहाजा ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है लिखने वाले के लिए कि उसने मुख्तसर, जामे और टू द पॉइंट और इफेक्टिव बात करनी है। महज जो है बहुत ज़्यादा वक्त लोगों के पास नहीं होता है कि वो आपकी बात को बहुत देर तक सुने, और हर लेवल का ऐसे जो होता है उसके हवाले से उसको ट्रीट करने का और उसको लिखने का स्टाइल भी डिफरेंट होता है। जैसे कि CSS पर के लेवल पर आप ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में लिखते हैं, और दूसरे जो एग्जाम्स हैं या फर्स्ट ईयर में आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर आप इन्हीं 3-4 पॉइंट्स को सामने रखकर 4-5 पैराग्राफ जो है अच्छे लिख लें तो आपका बड़ा अच्छा ऐसे डेवलप हो जाता है। अब यहाँ पर देखें कि उन्होंने एक टेक्निक हमें बताई है कि आप अपने आइडियाज को कैसे लिख सकते हैं, कैसे जो है आप अपने आइडियाज को जॉट डाउन कर सकते हैं। और इस हवाले से जो 2 लफ्ज आ रहे हैं हमारे सामने वो है क्लस्टरिंग और माइंड मैपिंग। क्लस्टरिंग और माइंड मैपिंग से सिंपल मुराद यही है, क्लस्टर का मतलब ये होता है कि किसी एक जगह पर कोई गुच्छा तैयार कर देना किसी चीज का। माइंड मैपिंग का मतलब भी यही होता है कि एक मैप तैयार करना और चीजों को आपस में कनेक्ट करना। और यहां पर जो है इन दोनों वर्ड से मुराद ये है कि कोई भी टॉपिक जो कि आपके सामने आता है उससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स आपके जहन में आती हैं उनको आप उस टॉपिक के इर्द गिर्द लिखना शुरू कर दीजिए, और बाद में जो है आप डिसाइड कीजिए कि जनाब इसमें से कौन सी डिटेल्स जो है उनको मैंने इंट्रोडक्शन में लिखना है, कौन सी डिटेल्स को मैंने मेन बॉडी के अंदर लेकर आना है, और उसके बाद जो है मैंने अपने ऐसे को सम अप कैसे करना है, कंक्लूड कैसे करना है कंक्लूजन में। जैसा कि यहाँ पर इन्होंने एक मिसाल दी हमारे सामने डेली लाइफ के हवाले से। मिसाल के तौर पर अगर आपको कहा जाता है कि आप डेली लाइफ के ऊपर जो है एक ऐसे लिखकर दिखाइए, तो आप लिखेंगे कि डेली लाइफ में क्या क्या होता है। नेचुरल बात है कि लोग काम करते हैं, काम से पहले क्या करते हैं, लोगों की कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, खाना खाते हैं, और उनकी उनकी जो है माना रिक्रिएशंस क्या होती हैं। रिक्रिएशन से मुराद उनकी एंजॉयमेंट्स, एम्यूजमेंट्स क्या क्या होती हैं, स्पोर्ट्स कौन कौन सी एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं वो। तो ये सारी चीजें जो है देखिए कि उन्होंने चारों तरफ जो उसके लिख दी कि जनाब ये चीजें हैं। अब हर एक यानी कि जो मेन टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ सब मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो उनके हवाले से मजीद आगे टॉपिक्स निकलना शुरू हो गए। जैसे डेली लाइफ है तो यहाँ पर फिर उससे रिलेटेड बात क्या है, वर्क है, और वर्क से रिलेटेड बात क्या है कि जनाब जब मैं काम पर जाता हूँ तो मेरे सामने क्या होता है, मेरे साथ को वर्कर्स होते हैं, ईमेल्स पढ़ता हूँ मैं, कॉफी या ब्रेक में मैं क्या करता हूँ, और उसके अलावा जनाब मीटिंग्स होती हैं, और रिपोर्ट राइटिंग मुझे करनी होती है, फोन्स अटेंड करने होते हैं या करने होते हैं, प्लानिंग, और ये सारी चीजें जो वर्क से रिलेटेड हैं। तो मेरे काम की नौयत क्या है उसको आप जो है, अब हर आदमी के काम की नौयत डिफरेंट है तो वो डिफरेंट तरीके से जो है अपने बारे में बात करेगा। एक्सरसाइज के हवाले से आप लिखते हैं कि मैं किस किस्म की एक्सरसाइजेस करता हूँ, जिम में जाता हूँ, सुबह करता हूँ, शाम को करता हूँ। तो दैट इज हाउ आप देखें कि मेन टॉपिक हो गया आपका, और उसके बाद जो है कुछ सब टॉपिक्स हो गए जो कि उसी मेन टॉपिक से रिलेटेड हैं, और उससे मजीद डिटेल्स आगे जो है सामने आ रही हैं। तो आप देखें कि इस तरीके से आप अपने ऐसे को डेवलप करते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने हमें कुछ आइडियाज दिए हैं, बल्कि एक्सरसाइज दी है जो कि आप लोग कीजिए, और अगर आप कमेंट्स में इसको डिस्कस करना चाहते हैं एक्सरसाइज को, तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू डिस्कस इट। आपस में जो है आप इस प्लेटफॉर्म को जो है एक दूसरे से सीखने का जरिया भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि इसी टेक्निक को जो कि हमने ऊपर यूज की है, इसको यूज करते हुए जो है आप माइंड मैपिंग करें या क्लस्टरिंग करें 2 टॉपिक्स के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से जिसमें लोग आजकल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और कल्चर के हवाले से, ठीक है। तो सोशल मीडिया के हवाले से जो है वो तो आप देखिए माना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल के दौर के हिसाब से, लेकिन कल्चर के हवाले से इन्होंने कहा कि कैसे आप कल्चर के हवाले से उसके टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है, आपकी किताब में ये नहीं है लेकिन मैंने यहाँ पर आपको एक आइडियाज दिए हैं कि आप कैसे मजीद इसको कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर कल्चर है, तो कल्चर जो है वो आपका मेन टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड कौन कौन सी चीजें आ गई कि जनाब कल्चर के अंदर जो है ट्रेडिशंस आती हैं, यानी कि रिवायात। तो हर कौम का जो कल्चर होता है उसके अंदर कुछ रिवायात होती हैं, लोग कुछ खास किस्म की यानी कि रिवायतों को फॉलो करते हैं जो कि उनके
उनकी लाइफस्टाइल से मैच करती हैं। उसके अलावा जो है कल्चर का रिलेशन जो है वो जियोग्राफिकल कंडीशन से बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया है कि फितरत के मकासिद की करता है निगहबानी, या बंदा है सहराई या मर्द कोहिस्तानी, यानी कि जो सहराओं के अंदर रहने वाले लोग हैं उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, जो और उनका मिजाज भी डिफरेंट हो जाता है उस जियोग्राफिकल कंडीशन की वजह से। और जो पहाड़ों के अंदर रहते हैं या मैदानी इलाकों के अंदर रहते हैं तो उनका मिजाज, उनका लाइफस्टाइल, उनका कपड़े पहनने का स्टाइल जो है वो डिफरेंट होता है। तो कल्चर का जो है बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक जो है जियोग्राफिकल कंडीशन से भी है। तो आप अगर अपने कल्चर के बारे में लिख रहे हैं या इन जनरल कौमों के कल्चर के बारे में लिख रहे हैं तो आप जो है इसको लिख सकते हैं। और उसके अलावा टेम्परामेंट और बिहेवियर लोगों का, मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले जो लोग हैं उनका मिजाज मुख्तलिफ हो जाता है, कल्चर की वजह से ही होता है। कल्चर जो मोस्टली कौन कौन से नॉर्म्स, कौन कौन से ट्रेडिशंस, कौन कौन सी यानी कि बातें वो फॉलो करना पसंद करते हैं जो कि सोशल स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो उनको फॉलो करने की वजह से किस किस्म का बिहेवियर उनका डेवलप होता है। रोल्स ऑफ मैन एंड वुमेन, औरतों और मर्दों के जो रोल्स होते हैं कल्चर के अंदर, वो कल्चर टू कल्चर वेरी करते हैं, उनकी रिवायात के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके ट्रेडिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके मजहबी अकायद के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके बिलीफ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे कल्चर के अंदर वो क्या हैं और आया कि ये तब्दील हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो तब्दील जो होते हैं तो कल्चर जो होता है उसके ऊपर इकोनॉमिकल फैक्टर भी बहुत ज्यादा असरअंदाज होते हैं, तो लोगों की सोच और चीजों को देखने का अंदाज तब्दील होता है। और उसके अलावा देखें कि लाइफ स्टाइल ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, तो कल्चर जो है वो जनरली उसके बारे में हम कह सकते हैं कि कल्चर जो एक लाइफ स्टाइल है एक बड़े ग्रुप का एक बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल जो है उसके लाइफस्टाइल के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम उनके कल्चर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि भाई उनके ऑक्यूपेशंस कौन से होते हैं, उनका मिजाज किस किस्म का होता है, वो कौन कौन सी रिवायात होती हैं, कौन कौन से मेजर अकायद होते हैं उनके अंदर, और औरतें और मर्द जो हैं उनके कौन कौन से रोल्स होते हैं। तो अब देखें कि इनसे रिलेटेड सब टॉपिक्स, अब ये यानी कि मेजर टॉपिक हो गया और ये सब टॉपिक हो गया उसका, और उससे आगे जो है मजीद आप बहुत सारे लिख सकते हैं। तो इसके बाद जो है जब आप इसको लिखना शुरू करेंगे तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज, बंच ऑफ आइडियाज आपके पास होंगे और आप अपना ऐसे जो है उसको आप डेवलप कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया के हवाले से जो है देखें कि जो राइटिंग स्किल्स हैं उसी के अंदर जो है उन्होंने हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दी है कि जो 3 जो अहम पहलू हैं जिनके हवाले से हमने ऐसे लिखना है, तो वो कौन कौन से थे जनाब। पहला तो था हमारा इंट्रोडक्शन, उसके बाद जो है पैराग्राफ्स हमने मेन बॉडी के अंदर देने हैं अपने इंट्रोडक्शन को साबित करने के लिए, और उसके बाद जो है कंक्लूजन है। तो यहाँ पर उन्होंने फेसबुक के हवाले से लिखा है कि इम्पैक्ट ऑफ फेसबुक ऑन लर्निंग एंड टीचिंग एट हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो मैं आपको यही वीडियो को लंबा करने के बजाय जो है सजेशन दूंगा कि आप काइंडली जो है इस ऐसे को आप खुद पढ़िए और ये सारी चीजें जो हैं जो कि यहाँ पर इन्होंने डिस्कस की हैं तो इनको जो है आप देखिए कि कैसे इन्होंने इस ऐसे के अंदर जो है वो यूज किया है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर जो है इस पूरे ऐसे को पढ़ें भी, और उसके बाद जो है हम बताएं कि भाई ये जो टेक्निक माइंड मैपिंग की और क्लस्टरिंग की कैसे जो है यूज हुई इस ऐसे को डेवलप करने के लिए। बहरहाल स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसे राइटिंग जो है वो एक ऐसी स्किल है कि जब आप 2, 3, 4 या कुछ ऐसे तवातर से लिखना शुरू कर देते हैं तो आपको इन टेक्निक्स की जरूरत भी नहीं पड़ती है। यानी कि आपका जहन जो है वो इतना तो शार्प हो जाता है और इतना ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ों को मुख्तलिफ एंगल से देखने का और प्रेजेंट करने का उसको एक मलका उसके अंदर पैदा हो जाता है, एक सलाहियत पैदा हो जाती है कि फिर आप इसके बगैर भी बस कलम जो है चलाना शुरू करते हैं पेपर के ऊपर और आइडियाज जो है वो हाथ बांध कर आपके सामने आते हैं कि जनाब मुझे बयान कीजिए, मुझे बयान कीजिए। तो इट्स ऑल अबाउट कांस्टेंट रीडिंग एंड राइटिंग। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखिए कि अगर आपने अच्छा बोलने वाला बनना है तो आपको अच्छा सुनने वाला पहले बनना होगा, और उसी तरीके से अगर आपने अच्छा लिखने वाला बनना है तो आपको पहले अच्छा पढ़ने वाला बनना होगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी है एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए, ऐसा ऐसे जो कि आप आईएलटीएस के इम्तिहान में लिखें या आप सीएसएस के एग्जाम में लिखें, तो उसके अंदर जो है एक वैरायटी होनी चाहिए आइडियाज की ना। और या अगर आप फर्स्ट ईयर इंटर के लेवल पर भी आप लिखते हैं या बीए के लेवल पर, तो उसमें एक वैरायटी होनी चाहिए और एक ही बात को बार बार आप नहीं दोहराएं और एक ही अंदाज से जो ना अपने आइडियाज को प्रेजेंट मत करें। एक खूबसूरती जो है आपकी तब पैदा होती है ऐसे के अंदर जब वैरायटी हो, डिक्शन आपका जो है वो मल्टीफेरियस होना चाहिए, और उसके अलावा जो है अपने आइडिया को आप जो है ना अच्छे पॉइंट्स के साथ, अच्छे
यूं समझे कि फैक्ट्स के साथ जो है आप उसको साबित करते हैं और प्रूव करते हैं, तो वो पढ़ने वाले के ऊपर जो है वो अपना असर डालता है। तो दीज आर द थिंग्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि आप ग्रामर सीखें, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का इस्तेमाल सीखें, प्रैक्टिस करें लॉन्ग और शॉर्ट पैराग्राफ्स को लिखने की। और उसके अलावा जो है, जब आप ये करते रहेंगे और उसके बाद जब आप ऐसे की तरफ जो है, टेक्निक की तरफ इन्हीं चीज़ों को लेकर आएंगे और इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, तो यू विल सी कि आप बहुत अच्छा ऐसे लिखने के काबिल हो जाएंगे। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो कि तमाम स्टूडेंट्स को आनी चाहिए, और मैट्रिक से ही आपके अंदर ये स्किल पैदा हो जानी चाहिए, क्योंकि हायर लेवल पर जहां कहीं भी आप जाएंगे आपको ऐसे लिखने को कहा जाएगा, याद रखिए आप। तो अगर आपने अच्छा ऐसे लिखना सीख लिया होगा या आपने प्रैक्टिस की हुई होगी, तो हर जगह पर आप लोगों को मुतासिर करेंगे इस हवाले से। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू।